अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों, आज हम सोशियोलॉजी यानी सियासियात का सबक नंबर 2 इंतखाबी अमल का सभी सवाल और जवाबों को हल करेंगे। और तो चलते हैं सवाल और जवाब की तरफ। यहाँ पर आप देखें सबक नंबर 2 इंतखाबी अमल, यहीं से ये सबक शुरू हो रहा है। तो इंतखाबी अमल क्या है? इंतखाब की अहमियत। इंतखाब यानी इलेक्शन के जरिए अवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं। पुरअमन तरीके से हुकूमत तब्दील हो जाती है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को हुकूमत का काम खारिज करने का मौका मिलता है और समाजी जिंदगी में तब्दीली आती है और जमहूरियत कायम रहती है। तो ये सभी पॉइंट्स इस सबक के अंदर है, जिसके बेस पर सवाल जवाब बने हैं। यहाँ पर देखें, ये सवाल सबसे पहला है, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान को मुकम्मल करिए। तो पहला सवाल है, इलेक्शन कमिश्नर की नामजदगी डैश करता है। कौन करता है? सदर जमहूरिया। ये जवाब मैंने टिक किया है लाल निशान से। जवाब 2, सवाल 2, आजाद भारत में पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर डैश को नामजद किया गया था। तो सुकुमार सेन को। सवाल 3, हल्का इंतखाब तश्कील देने का काम इलेक्शन कमीशन की डैश कमेटी अंजाम देती है। तो हदबंदी वाली। यहाँ पे बच्चों देखिए, पहला, दूसरा और तीसरे का जवाब मैंने अभी आपको बताया। अब चौथा देखते हैं कि हिंदुस्तानी दस्तूर की दफा डैश की रूह से इलेक्शन कमीशन एक आजादाना अदारा कायम किया गया है। 324.5 उम्र के डैश का मुकम्मल कर चुके हर भारतीय शहरी को राय दही का हक है। तो 18 बरस के। आगे और भी सवाल हैं। ये पहला है, भारत में डैश निजाम राइज है। कसीर पार्टी। दूसरा, सियासी पार्टियों को मंजूरी देने या रद्द कर देने का इख्तियार डैश को हासिल है। इलेक्शन कमीशन। तीसरा, मौजूदा लोकसभा के डैश हल्के इंतखाब में 543 होते हैं। पॉइंट 4, मौजूदा हिमाचल प्रदेश रियासत के डैश भारत के पहले वोटर थे। श्याम शरण नेगी। पॉइंट 5, आजाद भारत में लोकसभा का पहला इलेक्शन डैश में हुआ। 1951 और 52 में हुआ। यहाँ पर देखें सवाल 2, दर्जे झेल बयानात सही है या गलत? वजूहात के साथ बयान कीजिए। तो पहला है, इलेक्शन कमीशन इंतखाब के दौरान ज़ाब्ता इखलाक नाफज करना है। दूसरा है, मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन किसी हल्के इंतखाब में दोबारा इंतखाब करवाता है। तीसरा है सवाल, रियासती हुकूमत तय करती है कि किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाया जाए। तो पहला सवाल है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाब के दौरान ज़ाब्ता इंतखाब नाफज करता है। तो जवाब, ये बयान सही है, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्शन आज़ादाना माहौल और गैर जानबदाराना तरीके से होते हैं। पॉइंट 2, इलेक्शन के अरसे में गलत कामों को रोका जा सकता है। पॉइंट 3, आम वोटरों को खौफ व हिरास और दहशत से निजात मिल जाती है और वो बेखौफ होकर वोट दे सकते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन इंतखाब के दौरान ज़ाब्ता इखलाक नाफज करता है। सवाल 2, मखसूस हालात में इलेक्शन कमीशन किसी हल्के इंतखाब में दोबारा इंतखाब करवाता है। तो जवाब, ये बयान सही है, क्योंकि बाज औकात विधानसभा लोकसभा का कोई रुकन अपनी नुमाइंदगी से इस्तीफा दे देता है। पॉइंट 2, किसी रुकन का अचानक इंतकाल हो जाता है। पॉइंट 3, किसी मुंतखब रुकन ने पार्टी तब्दील की तो पार्टी बदल मुखालिफ कानून के मुताबिक उसकी रुकनियत रद्द हो जाती है। ऐसी सूरत में ये सवाल पैदा होता है कि इस हल्के इंतखाब का काम कौन करेगा। इस वजह से इलेक्शन कमीशन इस जगह के लिए ज़मीनी इलेक्शन करवाता है। सवाल 3, रियासती हुकूमत तय करती है कि किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाया जाए। तो जवाब, ये बयान गलत है, क्योंकि पहला पॉइंट, इलेक्शन का सारा इंतजाम करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है।
पॉइंट 2, रियासती हुकूमत को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो जावेदाराना ये पॉलिसी इख्तियार करेगी। पॉइंट 3, इसी वजह से दस्तूर ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए एक आजादाना इलेक्शन कमीशन कायम किया है। इसीलिए किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाना है, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करता है। यहाँ देखें सवाल 3, नोट लिखिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, एक इंतखाबी हलकों की तश्कील 9 और दूसरा है वोट पेटी से ईवीएम मशीन तक का सफर। तो पहला सवाल है मुख्तसर नोट लिखने में इंतखाबी हलकों की तश्कील 9। तो जवाब का पहला पॉइंट के विधानसभा और लोकसभा के इंतखाबात के लिए हल्का इंतखाब तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का काम है। पॉइंट 2, इलेक्शन कमीशन ने शुरू में ही हल्का इंतखाब का तय कर दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सन्नत व हरकत की वजह से बड़े पैमाने पर नक्ल मकानी हुई है। पॉइंट 3, गांव से शहर की तरफ नक्ल मकानी होने के सबब किसी हल्के इंतखाब में राय दहिंदों की तादाद घट जाती है तो बाज मकामात पर यह तादाद बढ़ जाती है। इस सबब से इंतखाबी हल्के मुतवाजन नहीं रह जाता। इस वजह से इंतखाबी हलकों की तश्कील 9 करनी पड़ती है। पॉइंट 4, हल्के इंतखाब बनाने और उसकी तश्कील 9 करने का काम इलेक्शन कमीशन की हदबंदी कमेटी करती है। यहाँ देखें सवाल 2, वोट पेटी से ईवीएम मशीन तक का सफर। तो जवाब का पहला पॉइंट 1991-92 के लोकसभा के पहले इलेक्शन से वोट पेटी यानी बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता था। इस पहले इलेक्शन में वोट देने के लिए स्टील यानी फौलाद की 20 लाख वोट पेटियां इस्तेमाल की गई थी। बाद के दौर में वोट देने वाला बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम के आगे मोहर लगाकर उसे बैलेट बॉक्स में डाल दिया करता था। पॉइंट 2, 1998 में पहली बार मध्य प्रदेश में 5, राजस्थान में 5 और दिल्ली में 6, इस तरह 16 विधानसभा इंतखाबी हलकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। पॉइंट 3, 2004 के लोकसभा इलेक्शन से ईवीएम का बाकायदा इस्तेमाल शुरू हुआ। पॉइंट 4, ईवीएम मशीन के इस्तेमाल की वजह से मुल्क को कई फायदे हुए। इस ईवीएम मशीन में राय दहिंद के जांच की रसीद की सहूलत भी फराहम है। सवाल 4, दर्जे झेल तस्वुराती खाका मुकम्मल कीजिए। तो इंतखाबी अमल है यहाँ पर, जिसमें इलेक्शन कमीशन का किरदार, राय दहिंदा किरदार और सियासी पार्टी और उसके उम्मीदवार यानी किरदार के बारे में हमें इसको तस्वुराती खाका मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन किरदार का ये इंतखाबी अमल का पहला पार्ट है। इसका पहला पॉइंट इंतखाबी हल्के तश्कील देना। पॉइंट 2, राय दहिंदगान की फहरिस्त तैयार करना। पॉइंट 3, इलेक्शन का ऐलान करना। पॉइंट 4, उम्मीदवारों के अरीजे कबूल करना और छानबीन करना। पॉइंट 5, राय दही का इंतजाम करना। पॉइंट 6, वोटों की गिनती और नतीजे का ऐलान करना। यहाँ पे देखिए इंतखाबी अमल का दूसरा राय दहिंदा किरदार। तो पहला पॉइंट है ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करना। दूसरा, तशहीरी जलसों में हाजिर होकर वोट देने का फैसला करना। तीसरा, वोट देना। अब यहाँ पर देखिए सियासी पार्टी और उसके उम्मीदवार का किरदार यानी इंतखाबी अमल का ये एक और पॉइंट है। तो इसका पहला, उम्मीदवारों का तय करके उन्हें पार्टी का टिकट देना। दूसरा पॉइंट, मुद्दत के अंदर उम्मीदवार का पर्चा नामजदगी इलेक्शन कमीशन को पेश करना। तीसरा, इलेक्शन की तशहीर करना। चौथा, इलेक्शन के इखराजात का हिसाब किताब कमीशन को पेश करना। और पांचवा, इलेक्शन के ज़ाब्ते इखलाक की पाबंदी करना। यहाँ पर देखिए तस्वुराती खाका और भी है। वोटर लिस्ट के लिए इलेक्शन कमीशन के ये काम करने पड़ते हैं। तो पहला है वोटर लिस्ट तैयार करना, नए राय दहिंदगान को वोटर लिस्ट में शामिल करना, मरने और इंतकाल मकानी करने वालों के नाम खारिज करना, जदीद वोटर लिस्ट शाये करना। यहाँ पे देखिए अवामी नुमाइंदों की खुसूसियात पर खुसूसी ये हमें खाका मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर ईमानदार और बाकिरदार, कैसा अवामी नुमाइंदों की खुसूसियात होनी चाहिए? तो ईमानदार और बाकिरदार, फाल, भरोसेमंद और नरम मिजाज और आवाम की कदर करने वाला।
यहाँ पे देखिए हल्के इंतखाब की तश्कील किस तरह की जाती है। तो वोटर लिस्ट तैयार करना, उम्मीदवारों की तरफ से पर्चा नामजदगी दाखिल करना और उनकी जांच, इंतखाबी तशहीर, अमलन राय दही, वोटों की गिनती, इलेक्शन का नतीजा और इलेक्शन से मुतालिक तनाज़ात को हल करना। यहाँ सवाल 5 आ गया है कि मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो यहाँ पे 3 सवाल है, मैं इन्हें पढ़ देती हूँ पहले। पहला है इलेक्शन कमीशन के फराइज बयान कीजिए। दूसरा है इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के बारे में मजीद मालूमात लिखिए। तीसरा है वाज़े कीजिए कि इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक से क्या मुराद है। तो जवाब का देखिए, ये पहला इलेक्शन कमीशन के फराइज बयान कीजिए। तो जवाब, इलेक्शन कमीशन दर्ज झेल फराइज अदा करता है। पहला पॉइंट, राय दहिंदगान की फहरिस्त तैयार करना और उसे जदीद तकाजों से हम आहंग करना। पॉइंट 2, इलेक्शन के निज़ामुल औकात और इंतखाबी अमल के मंसूबाबंदी करना। पॉइंट 3, उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी की छानबीन करना। पॉइंट 4, इलेक्शन करवाना और उससे मुतालिक सारे काम करना। पॉइंट 5, सियासी पार्टियों को मंजूरी देना और उनकी मंजूरी खत्म करना। पॉइंट 6, इलेक्शन से मुतालिक तमाम तनाज़ात और शिकायत को हल करना। यहाँ पे सवाल 2, इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के बारे में मजीद मालूमात लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट, भारतीय इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तीनों को मसावी इख्तियारात हासिल हैं। पॉइंट 2, इन कमिश्नरों को सदर जमहूरिया नामज़द करते हैं। सरकारी मुलाजिमत में से किसी तजुर्बेकार शख्स को इस ओहदे पर नामज़द किया जाता है। पॉइंट 3, पार्लियामेंट और विधानसभा के नुमाइंदों के इंतखाबात गैर जानिबदाराना माहौल में करवाने की जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। पॉइंट 4, इलेक्शन कमिश्नर की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमिश्नरों को आसानी से और सियासी वजूहात की बिना पर इनके ओहदे से हटाने का इख्तियार दस्तूर ने किसी को नहीं दिया है। सवाल 3, वाज़े कीजिए कि इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक से क्या मुराद है। तो जवाब का पहला पॉइंट, इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से नताइज का ऐलान होने तक के अरसे में हुकूमत, सियासी पार्टियां, उम्मीदवारों और राय दहिंदगान को जिन उसूलों की पाबंदी करना होती है और वो कौन सा अमल नहीं करना है, इस बारे में उसूलों की जिस तरह का फहरिस्त का इलेक्शन कमीशन का ऐलान करता है उसे इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक कहते हैं। पॉइंट 2, इलेक्शन के ज़माने में गलत कामों को रोकने के लिए ज़ाब्ता इखलाक का ऐलान किया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, एक्स्ट्रा सवाल है, ये दरसी किताब नंबर सिफा 75 का देखिए जवाब। इसमें सवाल है नुमाइंदगी। तो जवाब का पहला पॉइंट कि जमहूरियत की 2 किस्में बराह रास्त जमहूरियत और बिलवास्ता यानी नुमाइंदा जमहूरियत है। पॉइंट 2, मौजूदा जमाने में सभी मुल्कों में आबादी में इजाफा होने की वजह से सारी आवाम को फैसले के अमल में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं होता। पॉइंट 3, इस वजह से हुकूमती काम काज अंजाम देने के लिए अवाम की जानिब से नुमाइंदों को मुंतखब करने का तरीका शुरू हुआ। पॉइंट 4, ये तवक्का की जाती है कि ये नुमाइंदे अवाम की तरफ से इनके मुफाद में फैसला करके हुकूमत का काम काज करें। यहाँ पर देखिए दरसी किताब का सिफा नंबर 80, ये सवाल है इलेक्शन की किस्में बताएं। तो यहाँ इसका पहला पॉइंट है कि आमतौर पर हर 5 साल पर आम इंतखाबात होते हैं। पॉइंट 2, मुद्दत पूरी होने से पहले हुकूमत अक़लियत में आ जाए और मुतबादल सरकार बनाने का इम्कान ना हो तो वस्त मुद्दती इंतखाबात करवाए जाते हैं। पॉइंट 3, मुंतखब रुकन के इस्तीफा देने या उसके मौत पर उस हुल्के इंतखाब में ज़मनी इंतखाबात करवाया जाता है। पॉइंट 4, मुंतखब रुकन के पार्टी तब्दील करने पर पार्टी बदल मुखालिफ कानून के तहत उसकी रुकनियत खत्म हो जाती है। ऐसे वक्त भी इस हल्के इंतखाब में ज़मनी इलेक्शन करवाया जाता है। यहाँ देखिए बच्चों, दरसी किताब का सिफा 79, इसमें एक सवाल है कि राय दही के संदूक से ईवीएम मशीन तक। तो इसका पहला पॉइंट है लोकसभा के 1951-52 में हुए पहले इलेक्शन से 1999 तक होने वाले इलेक्शन में राय दही के लिए बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया गया। पॉइंट 2, नवंबर 1998 में होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली रियासतों के विधानसभा के 16 हल्के इंतखाब में पहली बार बैटरी पर चलने वाली ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। पॉइंट 3, 2004 के लोकसभा इलेक्शन में पूरे मुल्क में पहली बार ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया गया। पॉइंट 4, अब मशीन पर नॉन ऑफ द अबो
नोटा ने दर्ज बाला में से कोई नहीं और जांच रसीद की सहूलत भी मौजूद है। क्या आप जानते हैं? तो दरसी किताब सिफा देखें आप 75 पे एक सवाल है, अवामी नुमाइंदे ऐसे हों। इसका पहला पॉइंट है कि फाल और अवाम का एहतराम करने वाले हों। पॉइंट 2 नरम मिजाज और बाकिरदार हों। तीसरा ईमानदार और काबिल एतबार हों। सवाल 2 नुमाइंदा जमहूरियत। अब इसका पहला पॉइंट, बढ़ती हुई आबादी की वजह से अवाम को हुकूमती कामकाज में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलता। पॉइंट 2 अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। पॉइंट 3 नुमाइंदे अवाम को जवाबदेह होते हैं और अवामी फलाह व बहबूद के लिए हुकूमती कामकाज अंजाम देते हैं, उसी को नुमाइंदा जमहूरियत कहते हैं। यहाँ देखें आप दरसी किताब का सिफा नंबर 78। इसका पहला पॉइंट, लोकसभा के पहले इलेक्शन के वक्त मुल्क में नाखवानदी की शरह ज्यादा होने की वजह से वोट देने का तरीका और राय दहिंदगान की फहरिस्त तैयार करना एक बड़ा चैलेंज था। पॉइंट 2 राय दही के लिए स्टील की तकरीबन 20 लाख पेटियां तैयार करके उन पर पार्टियों के इंतखाबी निशान चस्पा किए गए थे। पॉइंट 3 जिस पार्टी को वोट देना है उस पार्टी के निशान वाली पेटी में राय दहिंदा को कोरा कागज तय करके डालना था। पॉइंट 4 इस तरीके की वजह से नाखवानदा अफराद भी वोट दे पाते थे। यहाँ देखें, ये आपके ख्याल में जेल में से कौन से 2 अमूर ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी करते हैं? तो ये दरसी किताब का सिफा 77 का एक सवाल है जिसे हम पूरा कर रहे हैं। पॉइंट 1 उम्मीदवार की जानिब से कॉलोनी में घरेलू इस्तेमाल की अशिया की तकसीम। पॉइंट 2 पानी का मसला हल करने का वादा करना। पॉइंट 3 घर घर जाकर राय दहिंदगान से मुलाकात करना और वोट देने की दरख्वास्त करना। पॉइंट 4 जात और मजहब के नाम पर अपील करके हिमायत हासिल करना। तो जवाब मेरे ख्याल में दर्जे झेल अमूर की वजह से ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी होगी। पॉइंट 1 उम्मीदवार की जानिब से कॉलोनी में घरेलू इस्तेमाल की अशिया की तकसीम। पॉइंट 2 जात और मजहब के नाम पर अपील करके हिमायत हासिल करना। यहाँ पे देखें ऐसा क्यों, ये दरसी किताब सिफा 76 का एक सवाल है। तो ये नोट है, ऐसा क्यों उन्वान के तहत पूछे गए सवाल बयान सही है या गलत, वजूहात के साथ बयान करिए। तो यहाँ अलीफ में है दर्ज फहरिस्त जात और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए चंद हल्का इंतखाब महफूज रखे जाते हैं। तो जवाब का पहला पॉइंट, हर हल्के इंतखाब में दर्ज फहरिस्त जात और कबाइल की तादाद बिखरी हुई है, इसीलिए इन ग्रोहों के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करना मुश्किल होता है। पॉइंट 2 नुमाइंदगी के बगैर उनके मसाइल को अजलास में पेश करना मुमकिन नहीं होगा। पॉइंट 3 नुमाइंदगी ना मिलने पर इस ग्रोह को समाजी इंसाफ और मसावत भी नहीं मिलेगी। पॉइंट 4 उनकी तरक्की रुक जाएगी, इस वजह से दर्ज फहरिस्त जात और कबाइल के लिए चंद हल्के इंतखाब महफूज रखे जाते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों करना पड़ता है, ये सवाल है। ये दरसी किताब सिफा 76 पर है। तो उम्मीदवारों के लिए सिर्फ उम्र की शर्त होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन को दीगर मालूमात देना क्यों अहमियत रखता है? तो जवाब का पहला पॉइंट है उम्मीदवार को पर्चा नामजदगी भरते वक्त उम्र के साथ साथ अपनी जायदाद की तफसील देनी पड़ती है और इलेक्शन कमीशन के सामने वजाहत करनी पड़ती है कि उनका कोई मुजरिमाना पेश मंजर तो नहीं है। पॉइंट 2 मुजरिमाना जहनीत के हामिल उम्मीदवार दहशत पैदा करके राय दहिंदगान को मुतासिर कर सकते हैं या उनका ऐसा रुझान परवान चढ़ सकता है। पॉइंट 3 इस वजह से उसकी दी हुई मालूमात की मदद से उसकी रुकनियत को ख़त्म किया जाता है, इसीलिए उम्मीदवारों को अपनी अर्जी में अपनी मुकम्मल मालूमात देनी पड़ती है। यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, ये सवाल है दरसी किताब सिफा 79 पर। अलीफ खानदानी हुकूमत की वजह से सियासी पार्टियों को कौन सा नुकसान होता होगा? तो जवाब का पहला पॉइंट है कि खानदानी हुकूमत की वजह से पार्टी पर एक ही खानदान का तसल्लुत होता है। पॉइंट 2 ऐसा नहीं है कि खानदान में तमाम अफराद फाल हों, गैर फाल वारिस पार्टी का नुकसान करता है। पॉइंट 3 गैर फाल वारिस की वजह से पार्टी की तोसई नहीं होती, इस वारिस को खराब पार्टी में आ जाने से पार्टी कमजोर हो जाती है।
0.4 खानदानी हुकूमत होने की वजह से पार्टी में आमरीत आ जाती है, मुखालिफत राय दही दी जाती है और इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, इस वजह से पार्टी के अंदर जमहूरियत खत्म हो जाती है। 0.5 खानदान में वारिस जदीद ख्यालात का हामिल ना हो तो पार्टी भी रुजत पसंद बन जाती है। सियासी पार्टियों के नजरिए में लचक होनी चाहिए जिसे वक्त के साथ बदलना चाहिए। यहाँ देखें आप क्या करेंगे, ये एक सवाल है यहाँ पर दरसी किताब सिफा 77 पर, राय दही और हमारा फर्ज है और जिम्मेदारी भी है। तो जवाब का पहला पॉइंट, दस्तूर के रहनुमा उसूल के तहत वोट देने को शहरियों का बुनियादी फर्ज करार दिया गया है। फर्ज के साथ साथ ये हमारी जिम्मेदारी भी है। 0.2 इलेक्शन की वजह से जमहूरियत कायम रहती है। शहरियों को चाहिए कि वो राय दही के जरिए ईमानदार और फाल नुमाइंदों को मुंतखब करें। 0.3 राय दहिंदगान राय दही के मामले में संजीदा नहीं होंगे, हुकूमत अवामी फलाह के जानिब से बेतवज्जी बरतेगी। इसीलिए मेरा ख्याल है कि राय दही हर शहरी का फर्ज तो है लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी भी है। 0.4 मैं अपने इस ख्याल को अपने आसपास के लोगों को समझाकर उन्हें वोट देने की तरगीब दूंगा। देखिए यहाँ पर ज़ाब्ता इखलाक बराए राय दहिंदगान में आप कौन से उसूल और कानून को शामिल करेंगे। ये दरसी किताब सिफा 77 पे एक सवाल है जिसके जवाब का पहला पॉइंट है कि इलेक्शन के अरसे में इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों की तरह राय दहिंदों के लिए भी ज़ाब्ता इखलाक नाफज करता है। मेरे ख्याल में ज़ाब्ता इखलाक में दर्ज झेल उसूलों की शामिल करना चाहिए। तो इसका पहला पॉइंट है वोट न देने वाले राय दहिंदगान के सारी सहूलतों को हुकूमत खत्म कर दे या उन पर जबरदस्त जुर्माना आयद करे। 0.2 उम्मीदवारों से तोहफे तोहफ और रुपए कबूल करना साबित हो जाए तो इस पर सख्त जुर्माना आयद किया जाए। 0.3 इलेक्शन के दौरान राय दहिंदगान लोगों को भड़काने का काम ना करें। 0.4 बोगस वोटिंग ना करें, अगर ऐसा करें तो उन्हें सजा दी जाए। यहाँ पर बच्चों देखिए याददाश्त का खाका है, मेमोरी मैप है, तो इसमें इंतखाबी अमल किस तरह किया जाता है इसके सभी एक एक करके पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं बताती हूँ आपको कि इलेक्शन की अहमियत, इलेक्शन कमीशन, इंतखाबी अमल, इलेक्शन में इस्लाहात की ज़रूरत और बैलेट बॉक्स के जरिए इलेक्शन। तो इलेक्शन की अहमियत में क्या क्या है, तो इलेक्शन की किस्में हैं, नुमाइंदा जमहूरियत है, अवामी नुमाइंदे कैसे हो, फिर इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर होता है, इलेक्शन कमीशन के फ़राइज़ होते हैं, फिर इंतखाबी अमल में ज़ाब्ते इखलाक होता है, इलेक्शन करवाने पे दुश्वारियाँ आती हैं, इलेक्शन में इस्लाहात की ज़रूरत यानी कौन सी इस्लाहात करना ज़रूरी है, और बैलेट बॉक्स के ज़रिए इलेक्शन यानी बैलेट बॉक्स से ईवीएम पेशरफ्त, ईवीएम के फ़ायदे। तो यहाँ पर बच्चों हमारे सोशोलॉजी यानी सियासियात का सबक नंबर 2 के सभी सवाल और जवाबात और एक्स्ट्रा सवालात भी जो मैंने दिए हैं वो मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आए होंगे और ये सभी आपके काम के होंगे जिसकी वजह से आपको डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और आपको ऑनलाइन काम करने में आसानी हो। तो बच्चों अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो और उन्हें भी डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और वो मेरे सवाल जवाब के ऊपर ही अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।